फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस पर। हमने अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 था वो हम पढ़ चुके थे। उसमें कहाँ तक हमने अपना कंप्लीट किया था, तो हमने वहाँ प्लाज्मा के बारे में आपको कुछ बताया था, थोड़ा बहुत समझाया था। जिसमें प्लाज्मा क्या था वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ फिर से कि प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता था, और जिसमें क्या होता था, लाइट येलो कलर का होता है प्लाज्मा। और किस पिगमेंट की वजह से वो लाइट येलो कलर का होता है, तो एक बिलीरुबिन पिगमेंट है जो लीवर जिसा बनाता है। अगर वो जो लीवर में अगर उसकी सेल्स को का म्यूटेशन हो जाता है किसी और, बहुत सी चीज़ें होती है जो जिसका लीवर क्या करता है, उसे बनाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या हो जाता है फिर, अनकंट्रोल जब बिलीरुबिन बनता है तो जॉन्डिस हो जैसी एक बीमारी होती है, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस होने की बहुत क्या होती है, खतरा रहता है। तो उसके बाद में हम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा के घटक क्या है, कि प्लाज्मा कैसा मिलकर बना, किस किस से मिलकर बनता है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है। 90 से 92% वाटर से बनता है प्लाज्मा, और 1 से 2% क्या होता है, उसमें ग्लूकोज आयंस होते हैं। यानी कि बहुत सारे उसमें आयंस भी होते हैं प्लाज्मा में, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। तो बहुत सारे क्या होते हैं इसमें, आयंस भी होते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि 7 से 9% में क्या होती है, लगभग 7 से 9% में वहाँ प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में टोटल 5 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब हम भी पढ़ेंगे कि 5 टाइप के प्रोटीन कौन कौन से उसमें पाए जाते हैं, और कौन सा प्रोटीन का क्या काम है हमारे ब्लड के में, कौन सा क्या काम करता है। तो प्रोटीन के नाम कौन कौन से है, तो सबसे पहला प्रोटीन पाया जाता है जो वो होता है थ्रोम्बिन। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोटीन कौन सा होता है, थ्रोम्बिन। दूसरा होता है फिर प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा होता है फिर फाइब्रिनोजन। ठीक है। तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब इनके फंक्शन देखेंगे कि कौन सा प्रोटीन क्या काम हमारे ब्लड में करता है। ठीक है। जो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है, वे काम क्या करते हैं, वे ब्लड क्लोटिंग कराने का काम करते हैं। यानी कि रक्त का थक्का जमाने का काम हमारे ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन करते हैं, तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है। तो वे क्या काम करते हैं, ब्लड में ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं। यानी कि ब्लड का थक्का जमाने में क्या काम करते हैं, वो कौन सा प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में। ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, वो ब्लड में एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी बनाने का काम करता है। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी बनाने का होता है। उसके बाद आता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है, हमारे ब्लड में बहुत सारे आयंस भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, साल्ट भी होते हैं, उन सब पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो उन सब पर कंट्रोल करने का काम करता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो हमारे ब्लड में कितने टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, 5 टाइप के। कौन कौन से, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। उनके सभी के काम पता चल गया आपको। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन का काम करता है ब्लड क्लोटिंग का, यानी कि रक्त का थक्का जमाने का। ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम करता है एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी बनाने का। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम करता है जो हमारे आयंस, मिनरल्स और साल्ट होते हैं, उन सबको बैलेंस करने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि ब्लड में दो चीजें होती है, लिक्विड पार्ट होता है और सेल्स होती है। लिक्विड पार्ट में लगभग 55% लिक्विड पार्ट होता है जो प्लाज्मा होता है, और जो सेल्स होती है वे 3 टाइप की सेल्स होती है 45% में। तो 3 टाइप की सेल कौन कौन सी हमने आपको बताई थी, 3 टाइप की सेल थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और कौन सी थी, और थर्ड एक थी प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो और क्या थी, एक प्लेटलेट्स थी। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है। तो आरबीसी का वो एग्जाम में क्या आता है कि आरबीसी का यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, तो क्या बोलते हैं। तो आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। जहाँ पे भी आप याद रखना है आपको एक चीज, जहाँ पे भी एरिथ्रो आ जाता है
उसका मतलब ही क्या होता है, रेड होता है। जहाँ पे भी बायोलॉजी में एरिथ्रो आ जाएगा उसका मतलब ही क्या होता है, रेड होता है। और साइट्स का मतलब क्या होता है, साइट्स का मतलब होती है सेल। तो एरिथ्रोसाइट्स हो गए यानी कि लाल सेल यानी कि लाल कोशिकाएं। तो ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है वो क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, आरबीसी की डिस्कवरी किसने की, तो आरबीसी की खोज की थी वो किसने की थी, एवी ल्यूवेन होक ने। किसने की थी, एवी ल्यूवेन होक ने। इसने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। अब मैंने बताया था कि आपको फॉर्मेशन, भाई ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जब ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा तो इसका मतलब आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका भी तो फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता होगा ना। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो बोन मैरो होता है ना, उसमें दो पार्ट में आपको बताए थे, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में क्या होता है, रेड बोन मैरो में होता है आपका आरबीसी का फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में कौन से वाला साइड होता है, तो रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है, बोन में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पैन, इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, तो आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का। ठीक है, तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का। और आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यानी कि जो आरबीसी का निर्माण होता है किस चीज में होता है, रेड बोन मैरो में, इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं इसकी प्रक्रिया को, एरिथ्रोपोइसिस। अभी हमने पढ़ा था कि उनको क्या बोलते हैं आरबीसी को, तो आप बोलोगे कि आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। तो आरबीसी की मृत्यु आपने पढ़ी होगी कि रेड ब्लड सेल्स की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो होती है स्प्लीन में या पलिया में, और बहुत कम होती है, ना के बराबर ही वो कहाँ पे भी होती है, लीवर में भी होती है। तो इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का लाल रक्त कणिका होगा, आप कह सकते हो कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है स्प्लीन को। तो सबसे ज्यादा आरबीसी का कहाँ पे मरती है, सबसे ज्यादा मरेगी तो स्प्लीन में। तो आरबीसी का फॉर्मेशन, वो सॉरी आरबीसी का कब्रिस्तान किसा बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा स्प्लीन को, यानी कि प्लिया को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है अब इसका, तो नेक्स्ट है इसमें कि जो हमारा ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है। सो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे आरबीसी इकट्ठा रहती है, तो उसको भी किसे ही कहा जाता है, उसको भी स्प्लीन यानी कि प्लिया को ही इसका ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, कैसे इसको ब्लड बैंक बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद ये फिर से क्या हो जाती है, खुद से ही रीजनरेट हो जाती है, यानी कि पुनर्जीवित होने लग जाती है और वहां पर पड़ी रहती है। और अगर बॉडी में आरबीसी की कमी, ठीक है ना, कमी होती है, तो बॉडी यहीं से क्या कर लेती है, फिर से आरबीसी ले लेती है। इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी किसे बोला जाएगा, तो वो भी बोला जाएगा किसको, प्लिया को, स्प्लीन को। अब इसके बाद आता है कि इसकी आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, हमारे आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इनका साइज कैसा होता है। तो क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है हमारे ब्लड में आरबीसी की, यानी कि किसमें होती है, करोड़ों में पाई जाती है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होती है, क्वांटिटी के मामले में सबसे ज्यादा होती है आरबीसी। उसके कम, उसके बाद उसका कम होती है प्लेटलेट्स, और सबसे कम होती है, अगर नंबर्स में बात करूं, क्वांटिटी में बात करूं, तो वे होती है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आरबीसी करोड़ों में होती है, प्लेटलेट्स लाखों में होती है, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो किस में होती है, हजारों में होती है। ठीक है, साइज की बात करूँ, साइज सबसे बड़ा किसका होता है, साइज में सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद होती है प्लेटलेट्स, और सबसे छोटी होती है आरबीसी। तो अगर हम पूछे कि ब्लड सेल्स में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो आप बोलोगे आरबीसी। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, तो वो होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब आरबीसी ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन में, मेल में कितनी होनी चाहिए, 4.5 से 5.5 मिलियन होनी चाहिए लगभग, और फीमेल में कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 4 से 4.5 मिलियन। ठीक है,
तो मेल में कितनी होनी चाहिए 4.5 से 5.5 मिलियन, और फीमेल में कितनी होनी चाहिए 4 से 4.5 मिलियन। और किस चीज में होनी चाहिए पर 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी कि पर 100 ml ब्लड में होनी चाहिए इतनी। ये पूरी बॉडी की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है पर 100 ml हीमोग्लोबिन में। अब आप मेरे को ये बताओ कि 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, तो वो होना चाहिए लगभग 12 से 14 ग्राम। ठीक है ना, लगभग कितना होना चाहिए 12 से 14 ग्राम। किस में होना चाहिए ये होना चाहिए मेल में, और फीमेल में होना चाहिए लगभग 10 से 12 ग्राम। ठीक है, तो फीमेल में कितना होना चाहिए लगभग 10 से 12 ग्राम। अब इसकी शेप की बात करूँ, इसके आकार की बात करूँ, तो कैसी होती है ये आकार में, ये होती है डंबल के जैसी, यानी कि डंबल आकार, यानी कि बहुत छोटी छोटी होती है और ऐसे डंबल के साइज की होती है, जैसे डंबल नहीं होते हैं ऐसा, बहुत छोटी छोटी डंबल के आकार की होती है। इनकी शेप कैसी होती है डंबल के आकार की, या इनको बोलते हैं बाइकोन केव शेप, यानी कि अवतलाकार की ये होती है। ठीक है, अब इसमें हम बताएंगे कि आपका आरबीसी का काम क्या होता है हमारे ब्लड में। ठीक है ना, तो एक इसमें जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी होते हैं जितने भी, उनकी आरबीसी में उनकी रेड ब्लड सेल्स में क्या नहीं मिलता, केंद्रक यानी कि नाभिक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, सॉरी नाभिक नहीं, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी कौन सी ब्लड सेल्स में क्या नहीं मिलता, केंद्रक नहीं पाया जाता। तो केंद्रक किस में नहीं पाया जाता, तो आरबीसी में नहीं पाया जाता। और एक्सेप्शन क्या है इसका, कि लामा ऊंट होता है ना, जो लामा ऊंट ये और जिराफ, इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये भी क्या है, ये स्तनधारी है, लेकिन इनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब बात करूं अगर मैं फंक्शन ऑफ आरबीसी की, तो आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी कैसे कलर की होती है, रेड कलर की। रेड कलर देता कौन है, हीमोग्लोबिन। नॉर्मल सी तो बात वही है ना कि रेड कलर देता कौन है, मैं आपको बताया हूँ पहले वीडियो में, हमने बात की थी पहली क्लास में। तो आरबीसी भाई रेड कलर की होती है, रेड कलर देता कौन है, हीमोग्लोबिन देता है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें मेन फंक्शन किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आरबीसी में भी कमी होगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन को कनेक्ट करता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है, और ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद वो कहाँ तक ले जाता है ना, क्योंकि ब्लड तो हर सेल हर टिश्यू तक जाते हैं, तो वहां पे ले जाकर ऑक्सीजन को छोड़ता है, जहाँ पे क्या होती है रिएक्शन होती है। अब उसको बताऊंगा कि कौन सी रिएक्शन होती है, क्या होता है उसमें, आगे पे देखेंगे हम अब। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है कि जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है तो उसको बोलता है ऑक्सीमोग्लोबिन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोग्लोबिन। और ये किसके पास जाता है, ये सेल टिश्यू ऑर्गन हर किसी के पास जाता है ब्लड। अब वहां जाकर क्या काम करेगा, तो जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में जो हमारी वो होती है, भाई हमारा जो हमने पढ़ा था कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ खाने का, तो वो किस चीज में टूटता है लास्ट में, तो ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज जाकर कहीं में भैया ब्लड में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो अब ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो वहां पे क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, और वहां से क्या क्या चीज रिलीज होती है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, H2O यानी कि जल रिलीज होता है, यानी कि जल बनता है, और क्या बनती है, और एटीपी बनती है, यानी कि एनर्जी बनती है। किसकी फॉर्म में बनती है एनर्जी, एटीपी की फॉर्म में बनती है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राई फोस्फेट। क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राई फोस्फेट। इसको हम लिख भी दे रहे हैं, लो एक बार, उसको क्या बोलते हैं, एडिनो एडिनो इससे शायद सही से लिखा ही नहीं जा रहा, एडिनोसाइन आप लिख लो, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, फोस्फेट। ठीक है ना, तो एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट इसको क्या बोलते हैं, तो एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऊर्जा की मुद्रा किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं एटीपी को। उसके बाद इसका काम क्या है भैया, अभी अगर बोल लो कि भैया इसका काम क्या होगा, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मेनली कि ये क्या होता है, जब यू हीमोग्लोबिन
अब यहाँ पे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, एटीपी बनी तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी से क्या हुआ, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, अब उधर से हीमोग्लोबिन क्या काम करेगा, अब जो या CO2 यहाँ से बनी उसे हीमोग्लोबिन क्या करेगा, CO2 के साथ जुड़ेगा और कहाँ पे लेकर आऊगा, लंग्स के पास आऊगा, और फिर लंग्स जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स के थ्रू हमारा सांस कहाँ हो जाता है, बाहर, CO2 क्या हो जाती है, सांस के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो हीमोग्लोबिन का इतना ही काम है कि लंग्स से कहाँ तक लेकर जाएगा, हर ऑर्गन के पास ले जाने का काम कौन करता है, तो वो करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, क्योंकि एनर्जी तभी मिलेगी, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली बनी उसको लाने का लंग्स तक काम कौन करता है, वो भी काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है ना। उसके बाद मतलब कि इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का, तो मेन फंक्शन है कि वो क्या काम करता है, वो गैसों का संवहन करने का काम करता है। कौन, फंक्शन ऑफ आरबीसी है कि गैसों का संवहन, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन हर ऑर्गन के पास, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको कहाँ पे लेकर आता है, लंग्स के पास लाने का काम किसका होता है, तो आप बोलोगे कि भैया ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। अब देखो जैसे हमारे वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बने, तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन नहीं लेगा आ सकता। हीमोग्लोबिन लगभग 75% कार्बन डाइऑक्साइड लेगा आ जाता है। केवल 75% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा लाया जाता है। जो शेष उसमें बचा, जो 25% कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, वो किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, जल के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, जल के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ठीक है, अब एक हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेकर चलता है, तो लगभग 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेकर चलता है। कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है, तो लगभग 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है। और जो H2CO3 बना ना हमारा, जो कार्बोनिक एसिड बना, इसका काम क्या होगा भैया, आप वो पूछोगे कि इसका काम क्या है हमारे शरीर में, तो इसका काम क्या होता है, बताओ आप मेरे को। तो कार्बोनिक एसिड का काम क्या होता है, आपको पता है कि हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। तो यू ऐसा समझो आप, इसी को ही बनाए रखने का काम करता है, यानी कि उसमें क्या काम करता है, अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखने का काम कौन करता है, कार्बोनिक एसिड करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, अब हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा घुलनशील से गैस कौन सी होती है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन सी होती है, तो आप आंसर लगाओगे कि भैया ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही घुल सकते हैं हमारे ब्लड में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, बट ये क्या काम करते हैं, ये हमारा जो अगर हम बोल रहे हैं कि ये अगर हमारे हम सांस में लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हमारे ऑर्गन के टिश्यू के सेल के पास जाती है ना, तो वे वहां पे क्या करती है, ग्लूकोज के साथ मिलकर ये कोई भी एनर्जी वगैरह नहीं बनाएगी। तो ये अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर अंदर चली गई, क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस या फिर स्लीपी गैस भी बोलते हैं, यानी कि क्या काम करते हैं, बहुत प्यारी नींद आ जाती है। इसलिए हमें क्या बोलते हैं कि, इसलिए बोला जाता है कि कभी भी जो कोयला होता है, कोयले को बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए। बंद कमरे में जलाओगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन का सिंगल मोलिक्यूल कार्बन के साथ मिलेगा, और वहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये बेहोश करने का काम, मतलब कि अब बहुत, ये इंसान को अगर इंसान से रेगुलर ले लेता है तो ये क्या काम कर देते हैं, उसको मारने का भी, मारने तक का भी खतरा, मरने तक का भी उसका खतरा हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत प्यारी मौत देती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, बहुत प्यारी से आराम से सांस घुटेगा, आराम से आप बहुत प्यार से मरोगे। ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सबसे हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा घुलनशील गैस कौन सी है, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप बोलोगे कि जो हमारी आरबीसी बनती है, वो बनती कैसे है, आपको पता है, बनती तो रेड बोन मैरो में है, लेकिन उसे बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत जरूरी क्या होता है, विटामिन की जरूरत पड़ती है, बहुत नेसेसरी होता है इसके लिए।
ठीक है ना। तो हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। वो कौन करता है, तो वो करता है विटामिन B6। तो आप याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन B6। और जो आरबीसी का फॉर्मेशन में उसका विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम है पायरोडोक्सिन। क्या है, पायरोडोक्सिन। तो आरबीसी की में हेल्पफुल है विटामिन B6, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पायरोडोक्सिन। ठीक है। अगर आरबीसी की कमी से खून की कमी होती है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी की कमी होगी तो क्या की कमी होगी, खून की कमी हो जाएगी। और आरबीसी की कमी, खून की कमी, तो हेमोग्लोबिन की कमी। तो यानी कि मेनली बात है कि अगर खून की कमी हमारे बॉडी में होती है तो किसकी कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है। इसलिए खून की कमी में हम आयरन, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन की जो टैबलेट होती है वे लेते हैं, और विटामिन B6 की टैबलेट लेते हैं। ठीक है ना। और अगर हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं एनीमिया। ठीक है ना। तो खून की कमी किसकी वजह से होती है, विटामिन B6 की वजह से। और उसको क्या बोलते हैं हम, खून की कमी को उसको बोलते हैं अनीमिया। ठीक है ना। अगर आरबीसी ज्यादा हो जाती है बहुत, ठीक है ना, अगर आरबीसी की अधिकता हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर वह भी एक बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया। हिंदी में भी इनको इसी नाम से जानते हैं। तो क्या होती है, पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोमिया, फोनिया। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाती है, इसमें स्किन रेड हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ईचिंग होने लग जाती है। इंसान की जो स्किन होती है उस पर क्या होने लग जाती है, ईचिंग होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना। ईचिंग होने लगेगी और फिर क्या होगा भैया, ईचिंग होगी तो नॉर्मल सी बात है, वो भी होगा। फिर मतलब बहुत सारी बीमारी हो जाती है, पूरी स्किन रेड हो जाती है, गोल गोल रेड रेड सर्कल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आरबीसी की अधिकता होने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, पोलिसाइथेमिया, या उसी को ही क्या बोलते हैं, पोलिसाइफोनिया बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। आरबीसी का हमारा बहुत कम अब तो रह गया है, आरबीसी का लगभग कंप्लीट ही होगा, हाँ कंप्लीट होगा लगभग। ठीक है। जब आरबीसी की शेप डंबल के जैसी ना होकर, जब आरबीसी भैया डंबल के जैसी ना होकर किसके जैसी हो जाती है, डंबल के जैसी ना होकर हंस मून के जैसी, यानी कि अर्धचंद्राकार हो जाए ऐसी, या हंसिया के जैसी हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, तो इस बीमारी को बोलते हैं सिकल सेल अनेमिया। अब भैया इस बीमारी से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई हीमोग्लोबिन का, जब आरबीसी की शेप बदलेगी, डंबल के आकार की ना होकर अब कैसी होगी, हाफ मून या हंसा के जैसी होगी, तो ये हीमोग्लोबिन पे भी इफेक्ट पड़ा। हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट पड़ा तो क्या होगा, अब ऑक्सीजन अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। और जब ऑक्सीजन अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती तो अब क्या हो जाती है, इनकी क्वांटिटी पूरी हो जाती है। तो न तो अब O2 की कमी, O2 को अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, और ना ही इनकी क्वांटिटी पूरी रहती है, यानी कि इनकी क्वांटिटी में भी बहुत क्या हो जाता है, फर्क पड़ता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर इसकी आरबीसी की जो शेप होती है उस पे उसका उसकी शेप बदल के कैसी हो जाए, हाँ मून के जैसी या हंसिया के आकार की हो जाए, तो उसको बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। उसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है। अब ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं जाएगी तो एनर्जी पूरी तरह से नहीं मिलेगी, तो क्या होता है इसमें भी, ये भी एक क्या है, बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया भी। ठीक है। तो और अब नेक्स्ट क्लास में हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।